महाराजा गुलाब सिंह जी इस इलाके ही नहीं, भारत की डोगरी संस्कृति और परंपरा के सच्चे सपूत थे। जो डोगराओं का इतिहास जानते हैं वे इस बात से भी अच्छी तरह परिचित होंगे कि महाराजा गुलाब सिंह जी सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह जी की छत्रछाया में अपनी काबिलियत, अपनी बहादुरी और अपने पराक्रम के बल पर आगे बढ़े। डोगरा समाज और सिख समाज का यह संबंध भारत की महान संस्कृति को पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में बाल्टिस्तान और पूरब में तिब्बत तक लेकर गया। मगर 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जम्मू और कश्मीर की रियासत के विलय से पहले ही गैर कानूनी तरीके से एक बड़े इलाके को हथिया लिया गया। आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। जिन इलाकों को जम्मू और कश्मीर की रियासत में महाराजा गुलाब सिंह ने जोड़ा था, उस पर पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है तो मुझे हैरानी होती है। और सच्चाई है कि इन इलाकों में पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। इस धारा 370 को हमको जम्मू कश्मीर से समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस घोषणा पत्र में इसका उल्लेख होना चाहिए और उसका घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया। आखिरकार वह दिन आ गया, 5 अगस्त 2019 को वह ऐतिहासिक क्षण आ गया जब संसद के दोनों सदनों ने धारा 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया और जो भारत के साथ एक संवैधानिक दूरी थी वह स्वतः समाप्त हो गई। धारा 370 समाप्त होने के बाद यहां काफी बदलाव हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है, यहां परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स सालों से लोगों को नहीं मिल पा रही थी। भूमि कानून में भी कई संशोधन जो पहले ही हो जाने चाहिए थे वह नहीं हुए, वह अब आकर करना पड़ा है। यहां के वाल्मीकि समाज को भी यह हक नहीं दिया जा रहा था, उन्हें वह हक दिया गया। साथ ही साथ हमने हिंदी और कश्मीरी के साथ डोगरी भाषा को भी जम्मू कश्मीर की राजभाषा बनाकर डोगरी संस्कृत का सम्मान किया है। यह सब सारे काम पहले ही होने चाहिए। न जाने कितने ऐसे कानून थे जो शेष भारत में तो लागू थे लेकिन जम्मू कश्मीर में वह लागू नहीं थे। मुझे आश्चर्य होता है, एंटी करप्शन एक्ट इस हिंदुस्तान का अकेला राज्य था जम्मू कश्मीर जहां कि एंटी करप्शन एक्ट लागू नहीं था। लगता है कि जैसे धारा 370 लगने के बाद यहां राम राज्य स्थापित हो गया था, यहां पर कोई करप्शन करने वाला था ही नहीं। शायद इसीलिए एंटी करप्शन एक्ट बनाने की जरूरत न महसूस की गई, न हुई हो। लेकिन एंटी करप्शन एक्ट को भी हम लोगों ने लागू किया। 170 ऐसे कानून थे जो पूरे भारत में लागू थे लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। यहां पंचायती राज एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं था। हमने धारा 370 समाप्त करके लोकतंत्र को पंचायत स्तर पर मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। न जाने कितने प्रयास हुए यहां पर पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत न होने पाए, इसके लिए भरपूर कोशिश हुई। मगर हमारे प्रधानमंत्री की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज जम्मू और कश्मीर में भी पंचायती राज्य संस्थाओं को भी मजबूती दे दी गई है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं यहां पर लागू नहीं हो पा रही थी, आज उनका लाभ जम्मू और कश्मीर की आम जनता को मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी इस बात की कि 70 सालों तक जम्मू और कश्मीर के बाहर से, सिर्फ जम्मू और कश्मीर के बाहर से 70 सालों में केवल 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, जबकि धारा 370 समाप्त होने के बाद 2 सालों के अंदर 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ। ये क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर के साथ, यह बात समझ में नहीं आती। यह अपने आप में साबित करता है कि जम्मू और कश्मीर की तस्वीर और तकदीर अब दोनों तेजी के साथ बदल रही है। बहनों भाइयों, आज जब सारा देश अपनी आजादी का अमृतकाल मना रहा है तो हर भारतवासी अपने प्रयासों और संकल्पों को इस देश के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जब जम्मू और कश्मीर के नागरिकों की बात चलती है
तो उनका यह फर्ज बनता है कि उन लोगों को याद करें जिन्होंने इस प्रदेश और देश को एकता के सूत्र में जोड़ा है। ऐसे महापुरुषों में महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी से लेकर प्रेमनाथ जी डोगरा जैसे लोगों के नाम प्रमुखता से स्वाभाविक रूप से उभर कर आते हैं। जम्मू कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में हमेशा एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी रही है। जब महाराजा गुलाब सिंह जी और महाराजा रणजीत सिंह जैसे शासक इस इलाके में शासन करते थे तो हिंदू, मुस्लिम, अफगानी, बौद्ध और न जाने कितने अन्य समुदाय मिलजुल कर काम करते थे। मैं जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, यह जो हमारा सोशल फैब्रिक है, यह जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर हमारी तरफ से भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि यह ताना बाना, सामाजिक ताना बाना किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर का टूटना नहीं चाहिए। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत। जम्मू और कश्मीर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इस सोशल फैब्रिक को हमेशा तोड़ने की कोशिश की है और रेडिकल्स को बढ़ावा दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नफरत को भड़काने की कोशिशें फिर तेज हुई। भद्रवाह में हुई हिंसा की घटना इस प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है, इस प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करके कोई भी प्रदेश या देश किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकता है। यहां पर नफरत के बीज बोने में हमारा जो एक पड़ोसी देश है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 1947 और 48 में के कबीलाई हमलों से लेकर हाल में ही हो रही टारगेटेड किलिंग्स, इन सब के पीछे एक विदेशी षड्यंत्र है। इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। जो आज भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं हमारा पड़ोसी कि भारत कैसे लगातार तमाम झंझावातों के बीच आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, हमें इस साजिश को नाकाम करने की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर का मुस्तकबिल बनाने का काम यहाँ की जनता को अपने हाथों से ही करना है। साथियों, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज संपन्न हुई है और यहाँ की विधानसभा का स्वरूप थोड़ा बदलने जा रहा है। अब तक 83 विधानसभाओं में जम्मू क्षेत्र के 37 और कश्मीर से 46 सीटें हुआ करती थी। अब इसमें बदलाव आया है कि कुल 90 सीट्स में से 43 जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो, जिसकी प्रबल संभावना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।